ओके, आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एज वेल। अच्छा जी, तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा बेसिकली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, जिसके ऊपर हमने पहले भी जो है वो बात की हुई है लास्ट लेक्चर में भी। However, as we have already discussed that we are going to do sort of revising the old lectures as well. तो उसको भी क्विकली हम लोग जो है वो गो थ्रू कर लेंगे आज के लेक्चर में ही कि क्या है साइंटिफिक रिसर्च क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स गो अहेड। टॉपिक्स हम उसमें आज की जो है उसमें लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द हॉलमार्क्स ऑफ साइंस, the building blocks of science and hypothetico-deductive method of research, the 7 steps of hypothetico-deductive methods, other types of research, case studies and action research. ठीक है, we are going to discuss about this all points in today's lecture. Like we have already studied the definition of uh, the research and all that. So what does this definition say? Research is an organized, systematic, data-based, critical, objective, scientific inquiry into a specific problem that needs a solution. तो हमने जो लास्ट फर्स्ट चैप्टर में या लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था उसके अंदर जो फोकस किया गया था वो यही किया गया था कि आपकी कोई भी मतलब जो है वो इशू होगा तो आप उसके इशू के सॉल्यूशन को आप तलाश करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को रिसर्च कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इसने क्या कहा कि इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक, डेटा बेस्ड, क्रिटिकल, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट नीड्स अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि रिसर्च जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस तो है लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपको इसकी ऑर्गेनाइजेशन इसके सिस्टम के मुताबिक आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। देन it is related to the data, or there is some critical consideration, like when you are studying something, when you are doing the research on something, so you have to give the critical evaluation as well. Then you have to fulfill some research objectives, right? And it is also called the scientific inquiry. Scientific inquiry का यही मतलब होता है कि फॉलोइंग द सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है, तो आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच को जब फॉलो करते हो, रिसर्च कर रहे होते हैं, इसको कहा जाता है साइंटिफिक इंक्वायरी। ठीक है, और किस चीज़ की इंक्वायरी होती है? स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट नीड्स अ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा जी, मुझे सिर्फ एक सेकंड दे दीजिए। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट इज कि मैनेजरियल डिसीजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक research tend to be effective. तो इसके ऊपर भी we have done a lot of discussion in the last lecture के मैनेजरियल डिसीजंस जो होते हैं वो जाहिर सी बात है कि वो इफेक्टिव हो जाते हैं जब आप साइंटिफिक रिसर्च की बेस पे ले रहे होते हो डिसीजन मेकिंग, बिकॉज यू हैव द अल्टरनेटिव टू द सॉल्यूशंस ऑफ द पर्टिकुलर रिसर्च। तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है, जो भी पर्टिकुलर इश्यूज होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वो आप पास आते हैं रिसर्च से। ठीक है, तो अगर जिन मैनेजर, हमने ये भी कंपैरिजन की बात की थी कि जिन मैनेजर्स के पास रिसर्च की नॉलेज होती है उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर होती है उनके मुकाबले में जिनके पास जो है वो रिसर्च की नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, then let's go ahead. What is meant by scientific research?
कहता है कि साइंटिफिक रिसर्च फोकसेस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स and pursues a step-by-step, logical, organized, rigorous method to identify the problem, gather data, analyze them, and draw valid conclusion therefrom. तो साइंटिफिक रिसर्च क्या, साइंटिफिक रिसर्च का फोकस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हर रिसर्च का फोकस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या चीज़ है कि परसूट स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिगरस मेथड। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे होते हैं साइंटिफिक रिसर्च को, उसके सर्टेन स्टेप्स होते हैं और वो लॉजिकल स्टेप होते हैं, एक के बाद दूसरा जो है वो लॉजिकली सीक्वेंस में होता है, ठीक है। इसका लॉजिकल सीक्वेंस होता है। ऑर्गेनाइज्ड, अगेन वही वाली बात है, जब व्हेन इट इज इन सीक्वेंस सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वे। एंड देन रिगरस, रिगरस मींस के जो मेथड है उसके अंदर रिगर है, यानी कि वो आपको एज इट इज ही जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करना है, उसमें आप ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी बाय द वे इन द साइंटिफिक मेथड, ठीक है। पर्पस क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, गैदर डेटा, डेटा कलेक्शन करेंगे, एनालाइज देम, उनको एनालाइज करेंगे, उनके एनालिसिस करेंगे, एंड ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन्स देयरफ्रॉम, और फिर उनसे आप जो है वो वैलिड कंक्लूजन्स जो है वो ड्रॉ करेंगे, जो भी उसकी फाइंडिंग रहेंगी उसकी बेस पर, ठीक है। द साइंटिफिक रिसर्च इज नॉट बेस्ड ऑन हंचेस, एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन। साइंटिफिक रिसर्च जो है वो हंचेस के ऊपर बेस नहीं करती, तुक्के पे बेस नहीं करती, एक्सपीरियंस पे बेस नहीं करती। कोई कहे कि भाई मेरा एक्सपीरियंस है तो इसकी बेस पे जो हम डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। एक्सपीरियंस एक पार्ट है डिसीजन मेकिंग का, लेकिन जहाँ रिसर्च की बात आएगी, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो यहाँ एक्सपीरियंस की बात नहीं होगी। जो साइंटिफिक प्रोसेस होगा किसी चीज़ को रिसर्च करने का, उसको फॉलो किया जाएगा। और किसी चीज़ का इंट्यूशन, तो इंट्यूशन भी नहीं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यार फला चीज़ का रिलेशनशिप ऐसे होगा, ये फला चीज़ ऐसे इवॉल्व करती है, जो भी चीज़ है, राइट। तो इंट्यूशन से नहीं होगा कि किसी के जहन में आ रहा है, बस उसकी इंट्यूशन है तो जो है वो उसका कहता है मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, ये कह रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर जो है वो अप्लाई नहीं होती। क्योंकि जब साइंटिफिक रिसर्च की बात होती है तो उसके अंदर फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, तो फिलोसॉफिकली स्पीकिंग इट टॉक्स अबाउट द फाइव सेंसेस, ठीक है। और सिक्स सेंस जो इंट्यूशन है वो आपका सिक्स सेंस है, ठीक है ना। तो फाइव सेंसेस से जो आपको नॉलेज मिल रही होती है, साइंटिफिक रिसर्च जो है वो उस पर बात करती है, ठीक है। फाइव सेंसेस से आपको जो नॉलेज मिल रही होती है, इंट्यूशन जो है वो आपका सिक्स सेंस होता है, तो इसलिए जो है वो आप, अच्छा जी, ओके। क्या कह रहे हैं, देखिए, दो कीज में प्ले अ पार्ट इन फाइनल डिसीजन मेकिंग। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग में आप बात कर सकते हैं एक्सपीरियंस की, इंट्यूशन वगैरह की, या एक हंच की बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन सर्च कर रहे होंगे, तो फॉर द लाइक फॉर सर्चिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू हैव टू फॉलो द साइंटिफिक रिसर्च मेथड, ओके, राइट। पर्पसिव एंड रिगरस, लेकिन क्या होता है, वो पर्पसिव होता है आपका साइंटिफिक रिसर्च मेथड, एंड रिगरस होता है, पर्पसिव का मतलब कि भाई किसी पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए, और रिगरस कि जो आपको स्टेप्स बताए गए हैं आप उनको एज इट इज फॉलो करेंगे, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, राइट। इसको हम रिगरस कहते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, because of the rigorous way in which the research done, scientific research enables all those who are interested in researching about the same or similar issues to come up with comparable findings when the data are analyzed. Scientific research का यही फायदा होता है कि अगर मल्टीपल लोग किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, सेम एरिया के ऊपर या सेम इशू के ऊपर अगर वो रिसर्च कर रहे हैं, तो क्योंकि जब हमने साइंटिफिक वे को फॉलो किया हुआ होता है, सबका प्रोसेस को फॉलो करने का लॉजिकल फ्लो ऑफ द स्टेप्स जो है वो सबका सेम होता है, तो फिर क्या होता है, जो रिजल्ट्स आते हैं तो उसको फिर कंपेयर किया जा सकता है कि आपने जो डेटा एनालाइज किया उससे जो फाइंडिंग्स की, और दूसरे ने जो डेटा एनालाइज किया और उससे जो फाइंडिंग्स की, क्या वो सेम है या कंट्रास्ट है, या अगर कंट्रास्ट है या डिफरेंट है तो कितनी डिफरेंट है, उसमें क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो डिफरेंट उसके रिजल्ट्स आए हैं, और व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ दोज डिफरेंसेस, ठीक है। तो इस वजह से रिगरस मेथड को फॉलो करने का ये फायदा होता है कि अगर मल्टीपल लोग एक पर्टिकुलर इशू को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते तो अल्टीमेटली उसकी जो फाइंडिंग्स आती हैं उसको वो आपस में कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव फॉलोड द सेम प्रोसेस। अब सबने अलग अलग अगर प्रोसेस फॉलो किया हो और रिजल्ट
बी अलग अलग आए तो फिर वो कंपेरेबल नहीं हो सकते क्योंकि उनके प्रोसेस डिफरेंट है। लेकिन अगर सेम प्रोसेस से ही चीज़ को गुजारा जाए और सबके रिजल्ट अलग अलग आए तो फिर देखा जाएगा कि वाई देयर एग्जिस्ट सम डिफरेंस। देन कहता है कि साइंटिफिक रिसर्च हेल्प्स रिसर्चर टू स्टेट देयर फाइंडिंग्स विद एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च आपने फॉलो की हुई होती है तो फिर उससे क्या होता है कि रिसर्चर्स जो है वो अपनी जो उनकी फाइंडिंग्स आई हुई होती है उसको एक तो एक्यूरेटली बता रहे होते हैं वो, और विद कॉन्फिडेंस बता रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि दे आर कॉन्फिडेंट इनफ बिकॉज दे हैव फॉलोड अ पर्टिकुलर रिगरस साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस। अगर उन्होंने पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया हुआ होता जो रिकमेंडेड है या रिजिड है तो वो कुछ भी मतलब जो है वो अपने उनको खुद के रिजल्ट्स के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो कह नहीं सकते कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट है बिकॉज दे हैव नॉट फॉलोड द साइंटिफिक मेथड। देन कहता है कि दिस हेल्प्स वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू अप्लाई दो सॉल्यूशन व्हेन दे इनकाउंटर सिमिलर प्रॉब्लम। अब साइंटिफिक वे को फॉलो करने का ये भी फायदा होता है कि इसकी वजह से जो भी आपकी रिसर्च के रिजल्ट्स आए हुए होते हैं उसको और ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो अप्लाई कर सकती हैं क्योंकि आपने साइंटिफिक वे फॉलो किया हुआ होता है इस वजह से। अगर साइंटिफिक वे फॉलो नहीं किया हुआ होगा तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको अप्लाई नहीं कर सकती अपनी रिसर्च अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है। देन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टेंड्स टू बी मोर ऑब्जेक्टिव देन सब्जेक्टिव। तो ये याद रखिएगा कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है ज़्यादा और सब्जेक्टिव कम होती है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर क्या मतलब है, तो इन सिंपल आप ये समझ लीजिए कि आप जो है वो डिस्कशन बेस्ड रिसर्च नहीं कर रहे होते, ये नहीं कर रहे होते कि आप मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर उसके ऊपर आप डिस्कशंस करना शुरू कर दें। एक्चुअल में क्या होता है कि इट टॉक्स इन द लाइक numbers, it talks in the concrete solutions। ठीक है, concrete solutions की बात हो रही होती है, numbers की बात हो रही होती है। आपको जो भी solution देना होता है, जो भी आपकी findings होती है वो objective होती है। ठीक है, you have to tell them something in the numbers। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि वो subjective results आप नहीं दे सकते। qualitatively you cannot give the result, you have to give the results quantitatively on the basis of the numbers। okay, then क्या कहता है कि helps manager to highlight the most critical factors at the workplace that need specific attention so as to avoid, minimize और solve problem। और इसके अलावा ये किस चीज़ में हेल्प कर रही होती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हेल्प कर रही होती है जो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे उसको फाइंड आउट करने में, हाईलाइट करने में। ठीक है, जिनको स्पेसिफिक अटेंशन की जरूरत होती है, खास तवज्जो की जरूरत होती है, उन फैक्टर्स को हाईलाइट करती है कि भाई सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर एक्स है, इसके बाद जो क्रिटिकल फैक्टर है वो वाई है, इसके बाद का जो क्रिटिकल फैक्टर जेड है। तो जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके तीन फैक्टर्स आपके पास पर्टिकुलर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको, क्योंकि एक्स सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है तो पहले एक्स को कॉप अप करने की कोशिश की जाए, या जी सबसे कम क्रिटिकल है लेकिन उसको सॉल्व करना आसान है तो उस पर सॉल्व किया जाए ताकि हमारे नंबर ऑफ इश्यूज में या क्रिटिकल फैक्टर्स में, नंबर ऑफ क्रिटिकल फैक्टर में एटलीस्ट कमी तो आना शुरू हो जाए। तो इट डिपेंड्स कि हाउ you come up with a solution of a particular problem, however you have to find out the critical factors basically that which are the most important for a particular problem, for the particular solution of a problem। okay, then इससे होता क्या है, जब आप उनको अटेंशन कर रहे होते तो इससे होता है या तो आप उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर लेते हैं, यानी कम्प्लीटली उससे छुटकारा पा लेते हैं, या उसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, राइट, या फिर जो है वो आप क्या कर रहे होते हैं कि एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को फिर आप आपको सॉल्यूशन मिल चुका होता है तो आप उसको सॉल्व कर देते हैं। राइट, अच्छा जनाब, गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजर डिसीजन मेकिंग आर इंटीग्रल एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जाहिर सी बात है कि दोनों के दोनों जरूरी है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च भी जरूरी है और डिसीजन मेकिंग भी। ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आपको रिसर्च और उसके बाद फिर डिसाइड करना होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू एलिमिनेट दैट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये दोनों चीजें पार्ट एंड पार्सल। ठीक है जी। साइंटिफिक रिसर्च अप्लाइज टू बोथ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। लास्ट क्लास में हमने बेसिक और अप्लाइड रिसर्च का भी पढ़ा था, तो उसी को सिक्वेंशियली डिस्कस करते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक है ना। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि मे और मे नॉट बी जनरलाइजेबल टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। अप्लाइड रिसर्च में
जो है वो जनरलाइजेबिलिटी जो होती है, इट्स like you can say that it is applicable however not fully applicable, ठीक है ना। अगर अप्लाइड रिसर्च क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है, तो जाहिर सी बात है कि हर बिजनेस की अपनी सेटिंग होती है, उसका अपना कल्चर होता है, और अदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जिनकी बेस पे जो रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स आती है। तो अगर सिमिलर टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, सिमिलर नेचर ऑफ द वर्क होगा, वहां पर तो जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज का मतलब यही होता है कि वही रिजल्ट आप उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई कर सको, राइट। तो और लेकिन अगर वो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, उसकी सिमिलर सेटिंग नहीं होगी, तो हो सकता है कि वहां पर आप उसके रिजल्ट जो है वो जनरलाइज ना हो सके, उसके रिजल्ट वहां पर यूज नहीं हो सकेंगे, ठीक है। सिमिलर रिसर्च के रिजल्ट वहां पर यूज नहीं हो सकेंगे। क्या कहते हैं, देखिए आप क्या कहते हैं, देखिए आप कि applied research may or may not be generalizable to other organizations depending on the extent to which differences exist, कि किस लेवल के डिफरेंसेस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसके डिफरेंसेस के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसेस के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो दैट आर साइज, साइज की बेस पे ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट हो सकती हैं। नेचर ऑफ वर्क, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ वर्क जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर हम कहेंगे कि दो ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं साइज की बेस पे वो सिमिलर है, या नेचर की वर्क ऑफ नेचर पे वो की बेस पे वो सिमिलर है, ठीक है। या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय के यहाँ के एम्प्लॉयज भी इसी टाइप के होते हैं, और एक्स वाई जेड दूसरी जो है उसके एम्प्लॉयज भी जो है ना वो सेम नेचर के होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, तो दोनों के एम्प्लॉयज जो है वो सर्विस बेस्ड टाइप के होते हैं। या कोई टेक्निकल इंडस्ट्री है, तो दोनों तरफ भले ही दो के काम अलग अलग होंगे, लेकिन एक तरफ भी टेक्निकल लोग मौजूद है, दूसरी तरफ भी टेक्निकल लोग मौजूद है, ठीक है। और या स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो डिपेंड कर रहा होता है कि रिसर्च या प्रॉब्लम किस टाइप की है। प्रॉब्लम अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, प्रॉब्लम नेचर ऑफ वर्क से रिलेटेड है, प्रॉब्लम एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, तो हम ये देखेंगे कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं है, तो फिर सेम रिजल्ट अप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज जो है वो नहीं हो सकते। तो इसलिए जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसकी जनरलाइजेबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आ जाते हैं कहते हैं हॉलमार्क और मेन डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के अदर जो नॉन साइंटिफिक रिसर्च है उससे, अगर हम कंपेयर करें तो साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, तो किसी रिसर्च को साइंटिफिक क्यों कहा जाएगा, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे साइंटिफिक रिसर्च के। तो यहाँ पर जो है वो आपको 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। पहला है पर्पसिवनेस, दूसरा है रिगर, तीसरा है टेस्टेबिलिटी, चौथा है रेप्लिकेबिलिटी, पांचवा है प्रिसीजन, छठा है ऑब्जेक्टिविटी, सातवां है जनरलाइजेबिलिटी, आठवां है पार्सिमनी। अब हम इन 8 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या हॉलमार्क्स हैं साइंटिफिक रिसर्च के, उनको वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट। तो again we will explain each of these characteristics in the context of the following example. एग्जांपल भी आपको दे रहा है कि consider the case of a manager who is interested in investigation how employees commitment to the organization can be increased, कि एम्प्लॉयज कमिटमेंट जो है वो किस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज कर सकता है। ये एक आपको जो है वो केस दे दिया है। इस केस की बेस पे जो है वो हम 8 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं, जो हॉलमार्क्स हैं, 8 साइंटिफिक हॉलमार्क्स आपको जो भी बताया गया उसको हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर केस, दैट how the employees commitment towards the organization can be increased. So what are these are 8 again। मैं आपके सहूलत के लिए एक मतलब फिर से जो है उसको रिपीट कर देता हूँ कि purposiveness, rigor, testability, replicability, precision, objectivity, generalizability, and parsimony. So let's come to the first one, that is the purposiveness, ठीक है। purposiveness में देखिए क्या कह रहा है कि the manager has started the research with a definite aim or purpose, ठीक है। मैनेजर ने रिसर्च स्टार्ट की एक डेफिनेट एम, उसका एक डेफिनेट एम है, उसका एक गोल है कि क्यों कर रहा है वो रिसर्च, उसका पर्पस है, ठीक है। द फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि एम्प्लॉयज कमिटमेंट को इंक्रीज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो एम्प्लॉयज कमिटमेंट है उसको इंक्रीज किया जाए, एज दिस विल बी अ बेनिफिशियल इन मैनी वेज। और वो बेनिफिशियल होगा ये काम जब एम्प्लॉय कमिटमेंट जो है वो इंक्रीज होगा, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। ठीक है, क्या फायदा होगा? लेस टर्नओवर होगा। टर्नओवर का मतलब होता है कि कम से कम एम्प्लॉयज जो है वो जॉब छोड़ के जाएंगे, लेस एब्सेंटीज्म होगा। जब ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑन करेंगे। जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑन करेंगे तो वो कम से कम छुट्टियां करेंगे, एब्सेंट कम से कम होंगे, तो उनकी एब्सेंटिज्म जो है वो लेस हो जाएगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट करके भी फायदा है। देन तीसरी चीज क्या कह रहा है कि इंक्रीज परफॉर्मेंस लेवल, और उनके परफॉर्मेंस लेवल भी इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाए तो उसके इफेक्ट जो है वो तीन चीजों पे आ सकते हैं। एक टर्नओवर के ऊपर आएगा, टर्नओवर आपका कम हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट आएगा एब्सेंटीज्म के ऊपर, एब्सेंटीज्म कम हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा इंक्रीज परफॉर्मेंस लेवल, और एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑल ऑफ विच वुड डेफिनेटली बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन, और अल्टीमेटली जब ये तीनों चीजें होंगी तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। ठीक है, तो इसकी पर्पजिवनेस का हमें पता चला। दूसरी चीज क्या है? रिगर। ठीक है, रिगर में क्या करें? अ गुड थ्योरेटिकल बेस एंड अ साउंड मेथोडोलॉजिकल डिजाइन वुड ऐड रिगर टू अ प्रोपोजिव स्टडी। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर थ्योरी की बेस पे आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो रिलेशनशिप्स होते हैं हम उनको ही कंसीडर करते हुए अपनी रिसर्च की बेस रखते हैं। इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल बेस। ठीक है, इन फ्यूचर आई विल बी आल्सो डिस्कसिंग अबाउट सम थ्योरीज व्हिच आर एप्लीकेबल इन द बिजनेस स्टडीज। एंड अ साउंड मेथोडोलॉजिकल डिजाइन, और एक अच्छा मेथोडोलॉजिकल डिजाइन कि आपको किस तरह मेथोडोलॉजी को लेके चलना है। उसमें सैंपल साइज आपका क्या होगा, सैंपल कलेक्शन का मेथड क्या होगा, डेटा गैदरिंग का मेथड क्या होगा, एनालिसिस किस तरह करेंगे, ये सब कुछ आ जाता है मेथोडोलॉजिकल डिजाइन। ठीक है, जब ये सब चीज़ें हमारे पास प्रॉपर होती हैं, क्रिटिकल बेस प्रॉपर होती है, मेथोडोलॉजिकल डिजाइन प्रॉपर होता है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर रिगर मौजूद है, क्योंकि हमने जो है वो उस एक तो ऑलरेडी वो पर्पजिव स्टडी तो हो गई, क्योंकि पर्पज हमने पीछे बता दिया कि पर्पज है उस स्टडी को करने का, उस रिसर्च को करने का। ठीक है, स्टडी का वर्ड कहा जाएगा, रिसर्च का वर्ड कहा जाएगा। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेशन का वर्ड कहा जाएगा। ये सारे के सारे जो है वो सिमिलर वर्ड्स हैं, और ये सिनोनियम्स के तौर पे ही रिसर्च में यूज हो रहा था। उस पर्पजिव रिसर्च के अंदर जो है वो एक रिगर पैदा हो जाएगा। रिगर मीन्स केयरफुलनेस एंड द डिग्री ऑफ एग्जैक्टिट्यूड इन रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है कि कितनी एग्जैक्टनेस है रिसर्च के अंदर, रिसर्च कितनी एग्जैक्ट है, यानी कि आपने चीजों को केयरफुली फॉलो किया है और कितना उसको एग्जैक्टली फॉलो किया है, जो आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस बताया जाता है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने इसको एग्जैक्टली कैसे फॉलो किया है, राइट। तो रिगर इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इन द केस ऑफ आवर एग्जांपल इंक्रीजिंग the commitment of employees, let us say that the manager of an organization asks 10 of its employees to indicate what would increase their level of commitment। ठीक है, 10 एम्प्लॉय से वो पूछ रहा है कि बताओ कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारा, जिनकी वजह से तुम्हारा जो है वो लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ेगा। ठीक है, इफ मैनेजर डिपेंड solely on the basis of their responses reaches to several conclusions on how employees commitment can be increased। अगर वो सिर्फ और सिर्फ इन जो लोगों ने जो बात आपको एज मैनेजर को बताई, ठीक है, अगर वो इसी पे डिपेंड करता है तो उसको कुछ कंक्लूजन्स मिलेंगे। ठीक है, द होल अप्रोच टू इन्वेस्टिगेशन वुड बी अनसाइंटिफिक। वजह क्या होगी उस रिसर्च की अनसाइंटिफिक होने की? क्योंकि उसने उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसके डिजाइन को, क्योंकि फ्रॉम नो वे उसके जहन में कहाँ से आया कि मतलब उसने जो है वो 10 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया, उन एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने का जो है वो क्या क्राइटेरिया था, किस क्राइटेरिया की बेस पे उसने 10 लोगों को सिलेक्ट किया, फिर उससे जो उसने जो क्वेश्चनिंग की या उससे उसने जो इंटरव्यू किया या सवालात पूछे, वो किस बेस पे पूछे, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पूछे, उसकी कोई थियोरेटिकल बेस थी या नहीं थी, एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजिकल डिज़ाइन को फॉलो करते हुए उसने रिसर्च की, या बस जो है वो 10 लोगों को पकड़ लिया ऑर्गेनाइजेशन में से रेंडमली और उससे उनसे पूछना शुरू कर दिया, राइट। तो ये जो है वो रिगर नहीं होगा, ये रिगरस स्टडी नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, एन अप्रोच टू एन इन्वेस्टिगेशन वुड लैक रिगर फॉर द फॉलोइंग रीजन। उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो आपको रीजंस खुद मैंने भी कुछ बताया, ये भी आपको बता रहे। देखें,
इनकरेक्ट कंक्लूजन बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज ऑफ जस्ट अ फ्यू एम्प्लॉयज, पहली चीज, ठीक है। लैक्स ऑफ मेथोडोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, क्योंकि ये देखा जाएगा कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं, उन टोटल में से कितना सैंपल साइज सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। रैंडमली 10 फ्रॉम नो वेयर एक मैजिकल नंबर आया उसके जहन में कि 10 लोगों को उठा लिया और उसने इंटरव्यू कर लिया या उनसे सवाल पूछ लिए, तो इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। ठीक है, द मैनर ऑफ फ्रेमिंग एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस कुड हैव इंट्रोड्यूस बायस्ड इन द रिस्पॉन्सेज। तो जो उसने क्वेश्चन उसने जो है वो फ्रेम किए हैं या उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की जो कोशिश की है, तो वो भी बायसनेस क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि उसकी मेथोडोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन नहीं है। वजह ये है कि प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ सम थ्योरी he has to come up with the particular questions which are quite related to the commitment, organizational commitment and its impact on the organizational performance, employees performance and all that। तो उसको क्या करना होगा कि उसको प्रॉपरली जो भी क्वेश्चंस वो बना रहा है, रिसर्च क्वेश्चंस अपने बना रहा है, जो भी क्वेश्चंस वो पूछ रहा है वो अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी पर्टिकुलर थ्योरी होगी उसको फॉलो करते हुए वो इस चीज को एड्रेस करेगा। देन क्या, देयर माइट बी एनी अदर इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट दैट इज स्मॉल sample did not verbalize during the interviews and the researcher would have failed to include them। और ये भी हो सकता है क्योंकि उसने छोटा सा सैंपल लिया था, तो जो इश्यूज उन्होंने बताए या जो फैक्टर्स उन्होंने बताए ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को इंक्रीज करने के, उसके अलावा और भी हो सकते थे फैक्टर्स, लेकिन क्योंकि सैंपल उनका छोटा था तो उस सैंपल ने जो है वो इनको प्रॉपरली, यानी कि उस सैंपल में 10 लोग थे फॉर एग्जांपल, तो वो उसको प्रॉपरली जो है वो अपने इंटरव्यू में नहीं बता सके और इस चीज को, इस पर्टिकुलर फैक्टर को जो है वो रिसर्चर पॉइंट आउट नहीं कर पाया अपनी रिसर्च के अंदर। तो ये भी एक जो है वो इशू है। और अगेन इसमें भी क्या है, आपका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा, क्योंकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में एक्चुअली क्या होता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसके वेरिएबल्स, उसके पॉइंट्स, फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एक पर्टिकुलर जो भी यानी कि फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर देयर आर डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स। तो अगर उसके अंदर से कुछ मेन वेरिएबल्स जो है वो मिस हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि उसके जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर इशू आएगा कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को आपने सही तरह से फॉलो नहीं किया है। क्या कहता है कि conclusions drawn from an investigation that lacks a good theoretical framework and methodological sophistication would be unscientific। तो पता ये चला कि अगर उसके अंदर रिगर मौजूद नहीं होगा उसकी रिसर्च के अंदर तो वो अनसाइंटिफिक कहलाएगा। और रिगर क्या है, रिगर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर लैकनेस होना या मेथोडोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन के अंदर लैकनेस होना। ओके, देन है टेस्ट एबिलिटी। ठीक है, टेस्ट एबिलिटी क्या होता है कि आफ्टर, अच्छा हमारे पास जो है वो अभी सेशन खत्म होने में 3 मिनट्स है, तो टेस्टेबिलिटी को मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो है वो हम नए सेशन में जाएंगे तो मैं आपके साथ नया जो है वो लिंक शेयर करूंगा, राइट। ओके, टेस्टेबिलिटी आफ्टर टेकिंग रैंडम सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब रैंडमली आप सिलेक्ट कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को, right, and the study of previous research done of the area of organizational commitment, the researcher developed certain hypothesis। अब रिसर्चर जो है वो कुछ हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप कर रहा होता है। हाइपोथेसिस क्या है, आप लोगों को पता है, हाइपोथेसिस एक क्लेम होता है, राइट। और लेकिन वो कैसे क्लेम करता है, अपनी मर्जी से कहीं से क्लेम नहीं करता, बल्कि प्रीवियस रिसर्चेस को देख के ही, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट से रिलेटेड होती है, उन्हीं की बेस पे जो है वो हाइपोथेसिस डेवलप करता है। ठीक है, ये लेटर ऑन जो है वो आप लोगों को सिखाया जाएगा कि किस तरह आपको हाइपोथेसिस डेवलप करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लिटरेचर। ठीक है, देन दीज हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, उन हाइपोथेसिस को टेस्ट भी किया जाएगा बाय अप्लाइंग सर्टेन स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू द डेटा कलेक्टेड फॉर द पर्पस। और उन हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करेंगे तो किस तरह टेस्ट करेंगे कि उसका सर्टेन स्टैटिस्टिकल डेटा होगा जो कि हमने इसको इस पर्टिकुलर पर्पस के तहत जो है वो कलेक्ट किया हुआ होगा। तो पता ये चला कि इसके अंदर हाइपोथेसिस मौजूद होंगे। अगर हाइपोथेसिस मौजूद नहीं होंगे तो वो साइंटिफिक रिसर्च नहीं, क्योंकि जब हाइपोथेसिस होंगे तो ही उनको टेस्ट किया जाएगा। जब हाइपोथेसिस ही एग्जिस्ट नहीं करते होंगे तो टेस्ट किसको करोगे, राइट। तो टेस्टेबिलिटी का मतलब यही है कि देयर शुड बी सम हाइपोथेसिस, राइट। बिकॉज ऑफ द हाइपोथेसिस द टेस्टेबिलिटी एग्जिस्ट इन द रिसर्च
and if the testability exists in the research then it is a scientific research, right? इसके बाद कहता है scientific research tends itself to testing logically developed hypothesis to see whether or not the data support the hypothesis that are developed। और एक्चुअल में क्या होता है कि हम जो भी लॉजिकली डेवलप्ड हाइपोथेसिस होते हैं उसको एक लॉजिक के तहत हम रिलेट कर रहे होते हैं। इसमें ये नहीं होता कि इलॉजिकल रिलेशनशिप्स को हम डिस्कस करें। इलॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब ये है कहने का कि आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में जो है फॉर एग्जांपल हम कहें कि भाई जो नंबर ऑफ डोंकीज है वो इंक्रीज कर रहा है तो इस वजह से पाकिस्तान की जीडीपी भी इंक्रीज कर रही है। तो लॉजिकली हमें पता है कि नंबर ऑफ डोंकीज का जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी से कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। इसलिए लॉजिकल होने चाहिए हाइपोथेसिस और हमारे पास जो डेटा होना चाहिए हमें ये चेक करना है कि उस डेटा जो है वो हमारा सपोर्ट कर रहा है हमारे हाइपोथेसिस का या नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी उसके आगे वाला जो है हम नेक्स्ट सेशन में अभी क्रिएट कर रहा हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे। द टाइम इज ओवर।